एदी अमीन के नाम से मशहूर शख्स 1920 की दुहाई के वसत में गैर वाज़े हालात में पैदा हुआ था। युगंडा में अमीन के अपने बेटे हसीन के बयान समेत कुछ अकाउंट्स इनकी पैदाइश का साल बताते हैं 1928 के आखिर में, लेकिन वो गालिबन 1923 या 1924 में पैदा हुए थे। इनकी जाए पैदाइश भी मुतनाज़ा है, लेकिन ये तजवीज़ कि वो मुल्क के दारुल हुकूमत कंपाला में पैदा हुए थे, गालिबन मनगढ़ंत है और अमीन ज़्यादा इम्कान है कि वो कोबुकू में पैदा हुए थे। मुल्क का मुस्लिम अक्सरियती शुमाल मगरबी हिस्सा जो अब जनूबी सूडान की सरहद के करीब है। इसके वालिद का पस मंज़र भी उसी तरह गैर वाज़े है। एंडरियास नियाबीरे कुछ अकाउंट्स के मुताबिक काकू लोगों का रकन था और वो 20वीं सदी के अवाइल में रोमन कैथोलिक से इस्लाम कबूल किया और फिर तब्दील हुआ। इसका नाम अमीन दादा के नाम है। ताहम दूसरे जराये से पता चलता है कि वो नस्ली न्यूबीन था और हो सकता है कि इसकी परवरिश हुई हो एक मुसलमान के तौर पर। अगर ऐसा है तो इसका खानदान शायद असल में सूडान से आया था और सूडानी बरादरियों में शामिल था, जिसे 19वीं सदी के अवाखिर में उस्मानी सूबा उस्तुवाई के गवर्नर मन पाशा ने जुनूब में लाया था, जिसने 1880 की दुहाई में युगंडा के जुनूब में कदम रखा था। अमीन की वालिदा आसा अता थी, जिनकी नस्ल भी मुतनाज़े है। हो सकता है कि वो एक नस्ली काकू या लगवारा हो। मुख्तलिफ लोग जो अब शुमाली इलाका में रहते हैं युगंडा हमेदी के बचपन के बारे में जो कुछ जानते हैं, इससे जाहिर होता है कि इसके वालिद ने इसे और इसकी मां को छोड़ दिया था जब वो जवान था और इसकी परवरिश इसने अकेले की थी। इन्होंने दूसरी जंग अजीम के दौरान 1940 की दुहाई के अवाइल में बमबू के एक इस्लामी स्कूल में तालीम हासिल की। अतालवी मशरक़ी अफ्रीका और मगरिब में शुमाल और मशरक़ में फैल रहा था। अमीन की जिंदगी का कोई भी जायजा नौआबादियाती दूर में युगंडा की तारीफ की खोज से शुरू होना चाहिए। हुक्मरानी सब सहारा अफ्रीका के बहुत से दूसरे हिस्सों की तरह युगंडा भी एक ऐसा मुल्क था जिसकी तमीर की गई थी। इसके नौआबादियाती हुक्मरानों के तसव्वुरात से ज़्यादा, इससे कहीं ज़्यादा, जिनका नस्ली या मजहबी था। इससे हम आहंगी। आज मुल्क जिस खित्ता पर मुहित है इसमें मुख्तलिफ लोग आबाद थे। नौआबादियाती दूर से पहले सबसे बड़ा बगंडन था जिसने इसके एक बड़े हिस्से पर हुकूमत की। जदीद दूर के युगंडा के जुनूब में वाक़ा मुल्क बशमूल दारुल हुकूमत कंपाला के आसपास का इलाका। ताहम इस इलाके में शुमाल और मशरक़ में बहुत से नेलुटिक लोग भी शामिल हैं, जैसे कि काकू और लोगबारा, और शुमाल मगरिब में काफ़ी सोडानी आबादी थी। कलियाक लोगों की जैबी भी इन इलाकों में आबाद हैं जो आज सरहद के साथ वाक़ा हैं। मशरक़ी युगंडा और मगरबी कीनिया और मुआमलात को पेचीदा करने के लिए मुल्क के लोगों को भी मजहबी बुनियादों पर तक़सीम किया गया। खुतूत शुमाल में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी के साथ, जहां इस्लाम मसर से जुनूब में फैला था, और सूडान, जबकि दीगर जगहों पर युगंडा के मकामी मज़ाहिब की पैरवी की। बहुत से लोगों ने रोमन कैथोलिक या प्रोटेस्टेंटिज्म जैसे अकायद को भी कबूल किया था। ये मुसाबकती नस्लों और मज़ाहिब का पीचवर्क था, जिनमें से जदीद दूर का युगंडा उभरा जब अंग्रेज़ों ने तजावुज़ करना शुरू किया तो बगंडा की बादशाही ने मुल्क के ज़्यादातर हिस्से का इहाता किया। यह 19वीं सदी के आखिर में युगंडा प्रोटेक्टोरेट 1894 में कुछ बरतानवियों के अज़ाइम के हिस्से के तौर पर कायम किया गया था। अफ्रीका में साम्राज्य बर्रे-ए-आज़म पर मुसलसल फैले हुए इलाके का कंट्रोल हासिल करने के लिए मसर में काहिरा से जनूबी अफ्रीका के केप टाउन तक चल रहा है। बरतानवी राज के तहत नौआबादियाती दूर में मुल्क की कुछ अंदरूनी तक़सीम बढ़ गई थी। हुकूमत ने बागंदों में ऐसे अनासर की हिमायत की जिन्होंने प्रोटेस्टेंटिज्म को अपनाया और इन्हें इस्तेमाल किया मुल्क पर हुकूमत करने और शुमाल में मुस्लिम अनासर को ज़ेर करने के लिए प्रॉक्सी के तौर पर। नौआबादियाती हुक्मरानी इस्तेसाली थी, लेकिन जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और मईशत के आगाज़ की शक्ल में फ़वाइद भी लाए, ख़ास तौर पर नकद फसलों जैसे चीनी की पैदावार में और कपास, जबकि 20वीं के पहले नसफ में खानदगी की सतह में भी काफ़ी इजाफा हुआ। सदी एक और अहम पेशरफ़त युगंडा की फ़ौज की अंग्रेज़ों के मातहत थी। नौआबादियाती हुकूमत ने 20वीं सदी के अवाइल में युगंडा के मकामी बाशिंदों को तरबियत और मुसल्ला करना शुरू किया, एक ऐसा अमल जो पहली जंग अजीम से पहले और इसके दौरान हड़ताल के एक ज़रिया के तौर पर तेज़ हुआ था। मशरक़ी अफ्रीका में जर्मनी
के नौआबादियाती इमलाक पर बाद अज़म ये दावा कि वो दूसरी जंग अजीम के दौरान बरतानवी फौज में शामिल हुआ था और बर्मा के मुहाज पर जापानियों के खिलाफ लड़ा था, ये मनगढ़ंत बातें हैं जो खुद अमीन की तरफ से बनाई गई थीं। वो कर्मी तेजी से उठा। वो अंग्रेज अफसरों में मकबूल था और अपने एथलेटिक से एक मजबूत तासुर कायम किया। काबिलियत और एक सिपाही के तौर पर इसका काम। इसके मुताबिक इसे अफ्रीकी फर्द के लिए जल्द अज जल्द तरक्की दी गई। इस वक्त कर की सफ़ों में नजूल और 1940 की दुहाई के आखिर तक वो पड़ोसी मुल्क कीनिया में तैनात था, जहां ज्यादा तादाद में थी। अपने आबाई युगंडा के मुकाबले में बरतानवी नौआबादियाती हुक्मरानी के खिलाफ तहरीक। नतीजे के तौर पर अमीन 1952 में यहाँ मौजूद थे जब कीनिया लीनेट फ्रीडम आर्मी, जिसे भी कहा जाता है, माओ ने बरतानवी हुक्मरानी के खिलाफ बगावत शुरू की, जो 1950 की दुहाई के बकिया अरसे तक जारी रहेगी। अमीन ने कीनिया में इस मुहिम के दौरान इम्तियाजी खिदमात अंजाम दी, हालांकि वो बाद में कम करने की कोशिश करेंगे। एक जंग में इसकी शमूलियत जो बरतानवी साम्राज्य के दिफा के लिए बनाई गई थी, इन्हें भी तरक्की दी गई। 1952 में पहले कारपूरल के उहदे पर और साल सार्वजनिक के उहदे पर के बाद 1950 की दुहाई के दौरान अमीन कुछ कामयाबी के साथ मिलते रहे। आइन ग्राहम के आसाम राइफल्स में अमीन का कमांडेंट ऑफिसर और एक शख्स जिसने बाद में एक याददाश्त लिखी युगंडा और मुस्तकबिल के आमर के साथ अपने तल्लुकात पर, बाद में दावा किया कि अमीन था बेहतरीन सिपाहियों और दरमियाने दर्जे के अफसरों में से एक जिसकी इसने कभी कमांड की, और दीगर अफसरान ने इस तशखीस से इत्तिफाक किया। इन्हीं सालों के दौरान इन्हें इजाफी फौजी तरबियत के लिए यूरोप भेजा गया और अपने आप को अस्काट लीनर के स्टर्लिंग में कुछ अरसे के लिए तैनात पाया। ये मुल्क से वाबस्तगी का आगाज था जो कि हम अमीन की तरफ लेकर देखेंगे, इस ख्याल के साथ खलवाड़ करना कि वो बाद के सालों में स्काट लीनर का बादशाह बन सकता है। अफ्रीका वापस आने के बाद इसे सवाहली में एफएनडी या इफांदे का खिताब दिया गया। 1959 में कर इसने इसे क्लास 2 का वारंट ऑफिसर बना दिया और वो एला तरीन दर्जा था जो एक अफ्रीकी कर सकता है। मशरक़ी अफ्रीका में बरतानवी मुसल्लह अफवाज में इजाफा, लेकिन अमीन के सामने आने वाली मुसीबत के इशारे भी थे। 1961 के अवाखिर और 1962 के अवाइल में के आसाम राइफल्स को मवेशियों के बड़े पैमाने पर छापे मारने में मुदाखलत करने के लिए बुलाया गया, जो युगंडा और कीनिया की सरहद पर वाक़ हो रहा था। इस दौरान अमीन ने अपनी प्लाटून को कई देहातियों का कत्लेआम करने का हुक्म दिया। वो सिर्फ इस शहरी मजालिम के लिए कोर्ट मार्शल होने से बच गया क्योंकि युगंडा था बरतानिया से आज़ादी हासिल करने के दहाने पर और नौआबादियाती गवर्नर सर फरीडरक कराफूरड नहीं चाहता था कि युगंडा के सिर्फ 2 मकामी बाशिंदों में से एक के गिर्द कोई स्कैंडल सामने आए जो वहां की नौआबादियाती फौज में कमीशनर अफसर थे। जैसा कि अमीन मशरक़ी अफ्रीका में नौआबादियाती बरतानवी फौज की सफ़ों में बढ़ रहा था, तब्दीली पूरे अफ्रीका में फैल रही थी। 1941 में मगरबी इत्तेहादियों के दबाव के बाद बहर ओकियानूस के चार्टर पर रजामंदी हुई। अमेरिका, जिसने कहा कि दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोपीय ताकतों की कॉलोनियों को ज्यादा आज़ादी दी जाएगी, ये जंग के बाद अपनी सल्तनतों को महफूज रखने में नाकामी के साथ मिलकर इस बात को यकीनी बनाता है। अफ्रीका में बहुत सारे कौमें 20वीं सदी के वसत में आज़ादी हासिल कर लेंगी। 1945 में बर्रे-ए-आज़म की वसी अक्सरियत या तो शुमाल में फ्रांस के कब्जे में थी, शुमाल मगरिब या बर्रे-ए-आज़म के जुनूब और मशरक में बरतानिया। वस्ती इलाकों में बेल्जियम का कांगो में एक बहुत बड़ा इलाका था, जबकि पुर्तगाल के पास था मोज़म्बिक और अंगोला के इर्द गिर्द 2 बड़े बुलाकस, जबकि इटली ने हारनफ का ज्यादातर हिस्सा रखा था। अफ्रीका और लीबिया जंग के फौरन बाद इनको आज़ादी दिलाने के लिए बहुत कम हुआ वसी कॉलोनियों, लेकिन 1950 की दुहाई तक ऐसा करने का दबाव बहुत ज्यादा हो गया था। इसके नतीजे में 1956 में मराकश और त्यूनिस ने फ्रांस से आज़ादी हासिल की और इस अमल में तेजी आई। इसके बाद जल्दी 1960 खास तौर पर कैमरून, सेनेगल, टोगो, माली, बेनिन, नाइजर, आइवरी कोस्ट, बर्किना फासो, चाड और मडगास्कर ने फ्रांस से अपनी आज़ादी हासिल की उसी वक्त जब बेल्जियम ने अपनी कॉलोनियों का कंट्रोल छोड़ दिया और कांगो, बुरुंडी और रवांडा के ममालिक बनाए। बरतानिया ने 1957 में घाना का कंट्रोल छोड़ दिया था और इसके बाद
1961 में नाइजीरिया का साथ दिया था। मशरक़ी अफ्रीका में डीकॉलोनाइजेशन का अमल कुछ साल बाद के कुछ हिस्सों के मुकाबले में हुआ। शुमाल मगरबी अफ्रीका, युगंडा और इससे मुल्हक़ा इलाक़ों में इसका तरीक़ाकार भी काफ़ी मुख्तलिफ था। दूसरे ममालिक से शुमाल मगरिब तक, इनमें से बहुत से दूसरे ममालिक में आज़ादी के हामी मकामी सियासी गिरोह उभरे थे। वो लोग जो अक्सर लंदन या पेरिस में तालीम हासिल कर चुके थे और फिर अपने आबाई इलाक़ों को लूट गए। खुद हुक्मरानी हासिल करने का अज़्म युगंडा में आज़ादी के लिए कुछ मुतालबात किए गए, लेकिन एक मरबूत सियासी तरीक़े से बहुत कम तहरीक या सियासी जमातें जिनकी बात 1950 की दुहाई के अवाखिर तक की जाए। इसके मुताबिक ऐसा पुख्ता सियासी माहौल नहीं था जिसमें इक़्तिदार मुंतकिल हो सके। जब बिलाखिर 9 अक्टूबर 1962 को आज़ादी का ऐलान किया गया और जमहूरिया युगंडा वजूद में आया, इसके बावजूद 3 बड़ी सियासी जमातें तेजी से उभरीं, जिनकी नुमाइंदगी डेमोक्रेटिक पार्टी कर रही है। कैथोलिक आबादी, युगंडा पीपल्स कांग्रेस, जो ज़्यादातर नेलुटक की नुमाइंदगी करती है, मुल्क के शुमाल के लोग, और काबाका यका, बोगिंडा की कौम परस्त पार्टी। 1962 में अपने पहले आज़ादी के बाद के इंतखाबात में पीपल्स कांग्रेस और कबायका डेमोक्रेटिक पार्टी को इक़्तिदार से बाहर करने के लिए मुत्तहिद और मर्टन ओबोटे, यूपरल कॉन्टिनेंटल के रहनुमा बन गए। युगंडा के पहले वज़ीर आज़म ओबोटे इसके बाद 1960 की दुहाई के दौरान युगंडा की सियासत पर गलबा हासिल करेंगे, लेकिन इनका दूर इक़्तिदार में रहा। उसी तरह के बहुत से मसाइल से दोचार था जिसने दीगर अफ्रीकी ममालिक को मुतासिर किया था। आज़ादी के बाद का दूर, यानी एक ऐसे मुल्क को मुत्तहिद करने का मसला जो एक मसनूई था। अंग्रेज़ों की तमीर और इसके अंदर बहुत से मुख्तलिफ नस्ली लोग और मज़ाहिब थे। इस तरह 1960 की दुहाई के वसत में कुछ लोगों के दरमियान लड़ाई देखने में आई जो गैर मरकजियत वाले विफाक़ी के ख्वाहिशमंद थे। रियासत जहां बागंडा और नेलुटक लोग और दूसरे गिरोह बड़े पैमाने पर अपने अपने सूबों में हुकूमत करेंगे, और वो लोग जो एक ताकतवर मरकजी युगंडा के ख्वाहिशमंद हैं। रियासत कंपाला के दारुल हुकूमत से हुकूमत करती है। ये तनाज़ो फरवरी 1966 में इस वक्त उरूज पर पहुंच गया जब ओबोटे ने आइन को मुअत्तल करके उहदा संभाल लिया। वसी इख्तियारात जो कि आमरीत से कुछ ज़्यादा थे, लेकिन आज़ादी के बाद अफ्रीका में ये बिल्कुल कोई गैर मामूली वाक़या नहीं था। 1960 की दुहाई में तमाम बराज़मों के ताकतवरों ने शैतानी अमलों के साथ इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया था, जैसे कांगो में जोसेफ मोबूटू, वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में जीन बोकासा, फ़रांसिस्को उस्तवाई गिनी में माकियास नगुमा और अबूबकर सांगोले लामीज़ाना इस वक्त जो जमहूरिया था अपर वोल्टा का, लेकिन जिसे आज हम बरकीना फासो के नाम से जानते हैं। इस तरह युगंडा इस मायूसकिन रुझान की पैरवी कर रहा था जब 1966 में ओबोटे ने इक़्तिदार पर कब्जा किया। अमीन के लिए ओबोटे का मुल्क पर अपनी गिरफ्त मजबूत करना फ़ायदेमंद था। पहले से ही आज़ादी के इब्तिदाई सालों में इसने युगंडा की मुसल्लह अफ़वाज में इजाफा जारी रखा था। इन्हें 1962 में आज़ादी के वक्त कप्तान, फिर 1963 में मेजर और डिप्टी कमांडर बनाया गया। 1964 में युगंडा की फौज का आखिरकार 1965 में, जब वो अभी सिर्फ 40 साल के थे, अमीन को फौज के कमांडरों में से एक बना दिया गया। फौज 1970 में वो युगंडा की फौज के उरूज पर पहुंचा और इसे मजमूई तौर पर कमांडर बना दिया गया। युगंडा की मुसल्लह अफवाज 1960 की दुहाई के दौरान इस मौसमियाती चढ़ाई का ज़्यादातर हिस्सा इसकी मिली भगत की पशत पर महफूज किया गया था। युगंडा में ओबोटे के बदनवान मुआमलात में इस अरसे के दौरान अफ्रीका के बेशतर हिस्सों में अमरों के उरूज के साथ आया था। कलीपटुकरीटक रियासतों का ज़ुहूर, जहां अमरों और इनके पैरोकारों ने अपने मुल्कों के वसाइल को मौसर तरीके से छीनकर खुद बेहद दौलतमंद बन गए। 1960 की दुहाई के वसत में अमीन ओबोटे की सोने और हाथी दानत की स्मगलिंग के ऑपरेशन में मदद कर रहा था। कांगो और युगंडा इस सरगर्मी में से कुछ का मकसद अलहदगी पसंदों और बागियों को मुसल्लह करने में सहूलत फराहम करना था। कांगो, लेकिन ज़्यादातर आमदनी भी ओबोटे की जेबों में डाल दी गई, अमीन और इनके साथी। 1966 में ओबोटे और अमीन की स्मगलिंग की सरगर्मी की दरियाफत ओबोटे की मरकजी हैसियत थी। उसी साल युगंडा में मुतलक इक़्तिदार पर कब्जा करने का फैसला। 1960 की दुहाई के आखिर तक एदी अमीन युगंडा के ताकतवर तरीन अफराद में से एक थे।
ओबोटा की हुकूमत तेजी से जाबराना होती चली गई, खासतौर पर इसके बाद 1969 में डिक्टेटर को कत्ल करने की कोशिश की गई जो नाकाम रही, लेकिन इसने मजीद मुल्क भर में किसी भी सियासी या फौजी इख्तिलाफ के खिलाफ क्रैकडाउन और ओबोटा के नाफिज करने वाले के तौर पर अमीनी इक़दामात में मरकजी हैसियत रखते थे। ताहम ओबोटा के साथ करीबी वाबस्तगियों के बावजूद अब ये वाज़े नज़र आता है कि अमीन साजिश कर रहे थे। 1960 की दुहाई के अवाखिर में खुद इक़्तिदार पर कब्जा करने के लिए या कम अज़ कम इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए फ़ौजी ख़ासतौर पर वो काकू और नोबी के इलाकों से बड़ी तादाद में फ़ौजियों की खिदमत हासिल कर रहा था। शुमाली युगंडा की सरहद सूडान से मिलती है। ये इसके अपने नस्ली लोग और साथ ही मुसलमान थे। युगंडा की फ़ौज को इस इलाके से निकाले गए फ़ौजियों और अफसरों से भरकर अमीन था। इक़्तिदार पर मुमकिना कब्जे से कब्ल फ़ौज पर अपना कंट्रोल मजबूत करना। मजीद बरम अमीन शायद इस तरह के अक़दाम के लिए बरतानिया और इसराइल की हिमायत हासिल कर रहे थे। बरतानिया का मशरिक़ी अफ्रीका में काफ़ी असर व रसूख जारी रहा और इस हवाले से तशवीश थी। सिर्फ जंग के बारे में, जिसके बारे में इसे समझा जाता था कि वो सोशलिस्ट पॉलिसियां हैं जिन पर ओबोटा की पैरवी की जा रही है, जबकि इसराइल 1960 की दुहाई के दौरान युगंडा में शामिल था और युगंडा को इस्तेमाल करने के लिए बेचैन था और मुल्हका इलाके अपने शुमाली पड़ोसियों की तवज्जो मबजूल करने के जरिया सूडान और मसर, जजीरा नुमा सैनाई पर इसराइल के जारी कब्जे से दूर रहीं। बिलाखिर 1970 की दुहाई के अवाइल में अमीन की चालें सर पर आ गईं। अक्टूबर 1970 में ओबोटा, जो अब तक अमीन के इरादों पर मशकूक था, जनरल को हटा दिया। युगंडा की फौज की मजमूई कमान से और खुद को इस किरदार के लिए मुकर्रर किया। इसके बाद इसने अमीन के खिलाफ माली बदनवानी के इल्जामात की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन वो भी आगे बढ़ गया। आहिस्ता आहिस्ता, जो एक मुहलिक गलती साबित हुई। अबूरी तौर पर अमीन को ओबोटा के इरादों का इल्म हो गया था और इसके खिलाफ जारहाना अंदाज में कदम बढ़ाया। सदर 25 जनवरी 1971 को जब ओबोटा दौलत मुश्तरका के ममालिक के इजलास में गैर हाजिर थे, सिंगापुर में अमीन ने फौजी बगावत की। कंपाला के दारुल हुकूमत को फौरी तौर पर महफूज कर लिया गया, जैसा कि कुछ अहम मवासलाती मराकिज थे, जैसे रेडियो स्टेशंस। नतीजाता अमीन कौम को ये बताने में कामयाब हो गए कि वो इक़्तिदार पर कब्जा कर रहे हैं। करपट ओबोटा सदर से पहले कई हजार किलोमीटर दूर भी रद्दअमल जाहिर कर सकते थे। अमीन ने खुद को आइन के मुहाफिज के तौर पर पेश किया। इन्होंने दावा किया कि वो मुंतकली के दौरान सिर्फ चंद हफ्तों या महीनों तक अपने ओहदे पर फाइज रहेंगे, जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत की तरफ वापस। ओबोटा अफ्रीका वापस हमसाया मुल्क तंजानिया जाएंगे, जहां इन्होंने 1970 की दुहाई जलावतनी में गुजारी। अमीन अफ्रीका की एक इंतहाई जालिमाना आमरीत में 8 साल तक इक़्तिदार पर फाइज रहेगा। तकरीबन बेखून होने के बाद अमीन ने तेजी से युगंडा पर अपना कंट्रोल मजबूत कर लिया। जनवरी 1971 की बगावत। 2 फरवरी को इसने खुद को युगंडा का नया सदर होने का ऐलान भी किया। खुद को युगंडा की मुसल्लह अफवाज के मजमूई कमांडर के तौर पर दोबारा मुकर्रर किया है। इज्जत के बहाने के साथ नई हुकूमत तेजी से फौजी आमरीत में बदल गई। कानूनी निज़ाम और पराना आइन काफ़ी वक्ती है। फौजी ट्रिब्यूनल्स ने बड़े पैमाने पर अदालती निज़ाम और फौज में अमीन के पैरोकारों की जगह ले ली। एला सियासी दफातर और सिविल दायरा इख्तियार ओहदों पर तैनात थे, जिसके लिए इनके पास उमूमन कोई तरबियत नहीं थी। अमीन इसके बाद फरमान के जरिए हुकूमत करेगा और इसने कंपाला में सरकारी हेडक्वार्टर का नाम तब्दील कर दिया, बतौर दी कमांडर पोस्ट। और फिर फौजी और सिविलियन दोनों हुकूमतों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए दोनों की वसी पैमाने पर सफाई की गई और हजारों अफराद को इनके उहदों से हटा दिया गया और इनकी जगह अमीन और इसकी फौजी हुकूमत के परज़म पैरोकारों को ले लिया गया। और इन अफराद को अक्सर न सिर्फ इनके उहदों से छीन लिया जाता था, बल्कि इनको कत्ल कर दिया जाता था। हुकूमत बड़े पैमाने पर खून बहाने के आगाज में, जिसमें अमीन की खुसूसियत थी। युगंडा में 1970 की दुहाई में हुकूमत। अमीन का इक़्तिदार पर कब्जा मुकम्मल तौर पर बला मुकाबला नहीं हुआ। जैसा कि हम देख चुके हैं, मर्टन ओबोटा ने 1971 में तंजानिया में पनाह ली थी, युगंडा के बड़े और जुनूब में ज़्यादा मुतमौविल पड़ोसी। यहां तंजानिया के सदर जूलियस न्येरेरे ने ओबोटा को हिमायत की।
पेशकश की और अहलकार को रोक दिया। युगंडा में अमीन की हुकूमत को तस्लीम करना। मजीद बरंग इसके बाद आने वाले हफ्तों और महीनों में तकरीबन 20,000 युगंडा के बाशिंदे जुनूब की तरफ भाग गए। तंजानिया यहाँ सियासी पनाह हासिल करेगा। ये जल्द ही इस बात पर साजिश कर रहे थे कि अमीन को इक़्तिदार से कैसे हटाया जाए और इनकी जमातें बुनी। फौजी तरबियत याफ्ता गोरिला जनगजू। इन अफवाज में एक नौजवान यूरी म्यूजिविनी भी शामिल था, जो युगंडा में अहम किरदार अदा करेगा। बाद की सियासत। आखिरकार सितंबर 1972 में युगंडा के इन जलावतनों में से अनासिर हरकत में आ गए। तकरीबन 1500 जंगजुओं की एक स्ट्राइक फोर्स शुमाली सरहद अबूर करके युगंडा में दाखिल हुई। अमीन के पिछले साल की तरह बगावत शुरू करने का मकसद। कंपाला के बाहर एंटेबे हवाई अड्डे पर कब्जा किया जाएगा, फिर दारुल हुकूमत को महफूज किया जाएगा मरकजी रेडियो स्टेशंस, ताकि बगावत की खबरें कौम को नशर की जा सकें। ताहम ये मंसूबे कभी पाया तकमील तक नहीं पहुंच सके। हमला एक नाकामी का शिकार था और इसे अमीन ने जल्द ही दबा दिया था, जिसे पेशगी इल्म था। इसका सैनिकरुन हमला आवर मारे गए और ये चंद दिनों में ख़त्म हो गया, लेकिन ये एक अहम बात है। तंजानिया मुस्तक़बिल के वाक़यात में जो किरदार अदा करेगा इसका इशारा। अपने इब्तिदाई सालों में अमीन की हुकूमत का आलमी बरादरी ने खुलेआम इस्तक़बाल किया। बरतानवी और इसराइलियों ने 1971 में बगावत की हिमायत की थी और इसे तस्लीम करने के लिए तेजी से हरकत में आई थी। अमीन की हुकूमत जैसे ही इसने इक़्तिदार पर कब्जा किया, ये यकीन रखते हुए कि साबिक़ अफसर करेंगे। ओबोट से निमटने के लिए आसान है। और अमीन अपने आप को इस पर पेश करते हुए इनके फरेब की हौसला अफजाई करने में ज़्यादा खुश था। युगंडा के सियासी, नस्ली और मजहबी मसाइल के मुसालहतकार के तौर पर इब्तिदाई मरहला, कोई ऐसा शख्स जो मुल्क के मुख्तलिफ मजहबी गिरोहों और नस्ली लोगों को मुत्तहिद करेगा। इस तरह जुलाई 1971 में अमीन को बरतानिया और इसराइल दोनों के सरकारी दौरों पर खुश आमदीद कहा गया। बरतानिया में इसने वजीर आज़म एडवर्ड हेथ से मुलाकात की और बकिंघम पैलेस में लिंच भी किया। इन्होंने अस्काटलैंड वापस जाने के लिए रियासती दौरे की पेशकश का भी फायदा उठाया, जहां वो 1950 की दुहाई में तरबियत हासिल की थी। अमीन को मुल्क से खास लगाव था और वो अपनी कई चीजें देते रहते थे। बेटों का नाम स्कॉटिश रखा और यहाँ तक कि युगंडा की फौज की एक रेजिमेंट को स्कॉटिश कर्ट्स में पहनाया। जैसा कि हम देखेंगे, चंद साल बाद 1970 की दुहाई के वसत में इसने इनके साथ एक अजीब व गरीब इत्तेहाद भी किया। एक स्कॉटिश नीम फौजी तंजीम, जिसके नतीजे में इसे बादशाह बनने की पेशकश हुई। स्कॉटलैंड, लंदन और तल अबीब दोनों में अमीन ने लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए इजाफी हथियारों की दरख्वास्त की। तंजानिया तक, लेकिन दोनों हुकूमतों ने इनकार कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि ना तो बरतानिया और ना ही इसराइल में हुकूमत ने इस अक़दाम को हासिल किया है, जिस फ़र्क के साथ वो असल में मुआमला कर रहे थे जब अमीन ने अपने अपने दारुल हुकूमतों का दौरा किया। 1971 के मौसम गर्मा में, लेकिन जल्द ही इन्हें इसकी असल नौयत के बारे में शुकूक व शुबहात होने लगे। ये फौरी तौर पर अफसोस का रास्ता दिया। जुलाई 1971 में, जब अमीन बकिंघम पैलेस में खाना खा रहे थे और स्कॉटलैंड से खुद को दोबारा वाकिफ कर रहे थे, वापस युगंडा में दो अमरीकी, एक सहाफ़ी निकोलस सटरू और एक समाजियात लेक्चरर ने रॉबर्ट सेडिल को बुलाया, जो इब्तिदाई सियासी हलाकतों की तहकीकात कर रहे थे। अमीन की हुकूमत के साथ मबरारा आर्मी बैरकस में चले गए। इन्हें मुतनब्बे किया गया था कि वो वहां न जाएं, लेकिन इन इंतबाहात को नज़रअंदाज कर दिया। ऐसा फैसला जो ऐसा करेगा मुहलिक साबित। दोनों अफराद को बैरकों में कत्ल किया गया। अमरीकी रद्दअमल तेज था और एक तहकीकात, जिसका नाम एक अमरीकी कानूनी एहलकार ने बताया, डेविड जेफरीज जोन्स मुंसलिक था, लानच किया गया था। जोन्स ने जल्दी से तय कर लिया कि इस जोड़े को अमीन के आदमियों ने कत्ल कर दिया है, लेकिन वो फरार हो गया। तहकीकात से कबल ही मुल्क अपनी जान के खौफ से किसी नतीजे पर पहुंचा। स्टरू और सेडिल का कत्ल पहला संगीन इशारा था कि अमीन नहीं होगा। काबिल इत्मीनान ताकतवर मगरिब का ख्याल था कि वो युगंडा में हो सकता है। अमीन किस कदर परेशानी का शिकार हो सकता है, इसकी दूसरी वाज़ेह निशानियां जल्द ही यहीं हो रही थीं। इजाफी हथियारों और जदीद हथियारों के लिए इसकी दरख्वास्त को हुकूमतों ने मुस्तरद कर दिया। लंदन और तल अबीब में अमीन ने इसके बाद कर्नल मुअम्मर अल-क़ज़ाफ़ी से मुलाकात की।
लीबिया के डिक्टेटर 1969 में इक़्तिदार पर कब्जा करने के बाद क़ज़ाफ़ी ने खुद को हज़ब इख्तिलाफ में खड़ा कर लिया था। साबिक नौआबादियाती ताकतों ने अतालवी नौआबादियाती बरादरी के ज़्यादातर हिस्से को बेदखल किया और कब्जा कर लिया। मगरबी फौजी अड्डों का कंट्रोल, जिसकी सिर्फ जंग में स्ट्रेटेजिक अहमियत थी, नीज़ इस्लामी शरीय कानून के अनासिर को मुतअर्रिफ कराना। इस तरह अमीन को लीबिया के हुक्मरान के साथ इत्तेहाद के ख्वाहों को पाना काफ़ी बुरा था, और जब इसने लीबिया का दौरा किया तो अमीन ने अपने और अपने मुल्क का एक शानदार मंजर पेश किया, खुद क़ज़ाफ़ी से फौजी हिमायत हासिल करने के लिए। मिसाल के तौर पर अमीन ने खुद को एक परज़म मुसलमान के तौर पर दिखाया, और ऐसा लगता है कि वो क़ज़ाफ़ी को कायल कर चुके हैं कि युगंडा के 70% से ज़्यादा लोग मुसलमान थे, जबकि हकीकी तादाद 2000 में थी। तकरीबन 6% की हद ज़्यादातर सूडान की सरहद से मुत्तसिल मुल्क के शुमाल मगरिब में पाई जाती है। लेकिन अमीन के दावे पर क़ज़ाफ़ी को बेच दिया गया और युगंडा अपने मुल्क को तंजीम में ले आया। इस्लामी रियासतों और ईसाइयों की मजहबी आज़ादियों पर पाबंदी लगाने का वादा किया। युगंडा में क़ज़ाफ़ी के हथियारों के बदले में युगंडा में 1972 में अमीन हुकूमत की तरफ से जारी तशद्दुद में इजाफा हुआ। इसका मकसद खास तौर पर अचूली और लांगो नस्ली गिरोहों पर था, जिन्होंने अमीन की हुकूमत की मुखालफत की। 1972 के अवाइल तक इनमें से कम 5000 गायब हो चुके थे, जिनमें फौजी, वकला, तलबा, मजहबी रहनुमा और मकामी सियासी शख्सियत। अक्सर लाशें दरिया नील में तैरती हुई पाई जाती थीं। इस मरहले पर अगरचे बैनुल-अक़वामी मीडिया बड़े पैमाने पर इस बात से बेखबर था कि क्या हो रहा है, ताहम एक वाक़या ने बड़े पैमाने पर तवज्जो हासिल की, और वो जनवरी 1972 में मुतुकुला के करीब था, तंजानिया की सरहद, लेकिन इसकी सिर्फ बड़े पैमाने पर इत्तला दी गई थी क्योंकि ये फैल गई थी तंजानिया में ही। इसके बावजूद जबकि मगरबी मीडिया और दीगर ममालिक की गैर मुल्की खिदमत काफ़ी थीं, इस वक्त युगंडा में क्या हो रहा था इससे बेखबर, खून बहा रहा था। अमीन की आमरीयत के दौरान मरने वालों की तादाद और बेघर होने वालों की तादाद के अदाद व शुमार का दुरुस्तगी के साथ तयन करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन 1972 के मौसम गर्मा तक पहले ही 10,000 ऐसे थे जो या तो मारे गए या जलावतनी पर मजबूर हो गए, तंजानिया या किसी और जगह, जबकि मजहबी और सियासी ज़ुल्म व सितम बतदरीज बढ़ रहा था। इसके बाद के सालों में ये सिर्फ मज़ीद ख़राब होगा। वो अमल जिसने सबसे पहले अमीन की हुकूमत को बैनुल-अक़वामी मीडिया में बदनाम किया। 1972 के मौसम ख़ज़ां में और मुल्क की नस्ली एशियाई लोगों की बड़ी बरादरी से मुताल्लिक़। मशरक़ी अफ़्रीका में हिंदुस्तानी और जनूबी एशियाई आबादकारी देरीना थी, और इसकी तारीख़ कम अज़ कम 12वीं सदी तक है। 19वीं सदी के दूसरे नसिफ में आलमगीरियत के पहले दौर के आगाज़ के साथ ही इसमें ड्रामाई तौर पर इजाफा हुआ, और 1945 में दूसरी जंग अज़ीम के इख्तिताम तक वहाँ अच्छी तरह से मशरक़ी अफ़्रीका में नसिफ मिलियन से ज़्यादा एशियाई आबाद हैं, जिनमें से बहुत से हिंदुस्तान से हैं। ख़ास तौर पर, लेकिन ये सिर्फ ये नहीं था कि कीनिया जैसे ख़त्ों में एशियाई बाशिंदों की एक बड़ी कम्युनिटी मौजूद थी। युगंडा, तंजानिया और मोज़ाम्बिक, लेकिन हकीकत यह है कि ये एशियाई मशरक़ी अफ़्रीका में फैल गया। इन ख़त्ों की मईशतों में बहुत बड़ा किरदार अदा करने के लिए समझा जाता है। 20वीं सदी के वसत तक एशियाई बाशिंदों ने तिजारत और सनत में एक गालिब मकाम कायम कर लिया था। ख़ित्ते की सरगर्मियाँ इस तरह की 80 से 90% तिजारत और सनत युगंडा में यहाँ की एशियाई कम्युनिटी के हाथ में था। मिसाल के तौर पर, यह 1948 में रिकॉर्ड किया गया था कि युगंडा में 195 काटन जनरियों या फैक्ट्रियों 183 हिंदुस्तानी नस्ल के अफराद चला रहे थे, और ये मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी से ज़ाहिर होता है। मशरक़ी अफ़्रीका शिलिंग के बैनिक नोट बरतानवी नौआबादियाती हुकूमत के ज़ेर इस्तेमाल करेंसी इस ख़ित्ते में 1921 और 1969 के दरमियान इनकी अक़दार गुजराती के साथ साथ अरबी में भी लिखी गई थीं, और अंग्रेज़ी। अपने इक़्तिदार में आने के कुछ ही अरसा बाद अमीन ने एशियाई आबादी के ज़्यादातर हिस्से को हटाने की कोशिश करने का अज़्म किया। मुल्क से और युगंडा में तिजारती सरगर्मी और सनत पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करना इनके हाथ से निकलकर इसे नस्ली युगंडा के लोगों ने रख दिया। नतीजाता 4 अगस्त 1972 को इसने ऐलान किया कि एशियाई नस्ल के अंदर युगंडा जिसके पास युगंडा की मुकम्मल शहरियत नहीं थी, इन्हें 90 के अंदर मुल्क छोड़ना पड़ेगा।
दिन। इसने अब बरतानवी हुकूमत के लिए एक परेशानी पैदा कर दी, जैसा कि इसने आज़ादी के वक्त वादा किया था। खित्ते में रहने वाले एशियाई बाशिंदों को अगर वो चाहें तो बरतानवी शहरियत दी। 10,000 गैर शहरी एशियाई बाशिंदों में से बहुत से लोगों के लिए एक मंतकी जगह के तौर पर युगंडा में, जिसे बरतानिया जाने के लिए मुल्क छोड़ना पड़ा। इसके बावजूद बरतानवी सियासी एस्टैब्लिशमेंट के बड़े हिस्से इस सलाहियत के बारे में फ़िक्रमंद थे। युगंडा से हजारों पनाह गज़ीनों की बरतानिया आमद। नतीजे के तौर पर लंदन में एडवर्ड हेथर की हुकूमत ने अमीन को अपने कोरस से रोकने की कोशिश की। कार्रवाई और अखराज के हुक्म में ताख़ीर। नवंबर 1972 के आगाज़ की आखिरी तारीख के करीब आते ही खौफ व हरास फैल गया। बिलाखिर 11 बजे अक़वाम मुत्तहिदा की हंगामी एयरफट लाने की ज़रूरत पड़ी। बरतानिया में एशियाई नस्ल के 27,000 युगंडा के मुहाजिरीन। अखराज के हुक्म के लिए अमीन के मुहर्रकात 10,000 के सामने वाज़ेह थे। लोगों को मुल्क से बाहर जाने पर मजबूर किया गया। हवाई अड्डों और सरहदों पर जाते हुए वो लोग जिन्हें ज़बरदस्ती जलावतन किया गया था। इनकी कीमती हर चीज़ को छीन लिया। जिन लोगों ने मुल्क के अंदर इस पर इतिराज़ किया, जैसे चीफ जस्टिस बेनेडिक्टो कैवानुका, एक सख्त किस्मत का सामना करना पड़ा। कैवानुका युगंडा के अंदर आज़ादी की मुंतकली में एक अहम शख्सियत थी। इन्होंने 1960 की दुहाई के अवाइल में युगंडा के टेक्नोक्रेटिक वज़ीर आज़म के तौर पर मुख्तसर तौर पर खिदमात अंजाम दी। मुल्क को खुद मुख्तारी का हक देना और इंतखाबात से पहले जिसने ओबोटे को इक़्तिदार में लाया था। इन्हें 1969 में ओबोटे की हुकूमत ने कैद कर लिया था, लेकिन अमीन ने इन्हें रहा कर दिया जब वो 1971 में इक़्तिदार पर कब्जा किया। असल में इन्होंने नई हुकूमत के साथ काम करने की कोशिश की और इन्हें मुल्क का चीफ जस्टिस बनाया गया। लेकिन अमीन पर एशियाई कम्युनिटी के साथ सलूक और दीगर मसाइल पर इनकी तनकीद देखने में आई। इसे सितंबर 1972 में गिरफ्तार किया गया। इसे सितंबर 22 को अमीन की अफवाज ने मैकिंजे फौजी जेल में फांसी दे दी। इसकी फांसी का तरीका अमीन की बर्बरियत की निशानदही करता है। कैवानुका के कान, नाक और होंठ काट दिए गए थे, इससे पहले कि इसे कासट किया जाए, इसकी पातालें उतार दी जाएं और आग लगा देना। 1972 में एशियाई कम्युनिटी की बेदखली का एक और बहुत अहम पहलू देखा गया। युगंडा की मईशत के खात्मे के बाद आने वाले महीने और साल। 50,000 से 60,000 एशियाई युगंडा जो मुल्क से ज़बरदस्ती निकाले गए थे, इन पर काबू पा लिया गया था। मुल्क की तिजारत और सनत का एक बड़ा हिस्सा। ये कारोबार अब फौज में अमीन के पैरोकारों के हवाले कर दिए गए थे। ताहम, ये आमतौर पर ऐसे अफराद थे जिनको कंपनी चलाने का तरीका मालूम नहीं था। इन्हें दिया गया था और अक्सर तिजारत करने के लिए दरकार बुनियादी खानदगी और अदाद की कमी थी। फार्म मशीनरी जो फसल की पैदावार के लिए इस्तेमाल होती थी बिलाखिर टूट गई और इसे ठीक नहीं किया जा सका। कपास के जन्स जो जाम हो गए या काम करना बंद कर दी, वो दोबारा इस्तेमाल में नहीं आए। और शायद मईशत की मजमूई बदइंतज़ामी की सबसे सितम ज़रीफ़ी की अलामत इसमें देखी गई। टोरोरो और फूरट पोर्टल पर सेमेंट फैक्ट्रियों का खात्मा। नतीजाता युगंडा की मईशत 1970 की दुहाई के वसत में एकदम घूमने लगी। हर कस्म के सामान की किल्लत जो या तो इनके ज़रिया तैयार की गई थी या दरामद की गई थी। कारोबार शुरू हुआ और इसके साथ ही कीमतें बढ़ गईं। इफरात ज़र में मुसलसल इजाफा हुआ और 1975 और 1976 तक युगंडा की मईशत मौसर तरीके से गिर रही थी। अमीन की हुकूमत में युगंडा की एशियाई कम्युनिटी के अखराज के बाद के सालों में अमीन को तेजी से मारते देखा गया। बैन-अल-अक़वामी असटीज पर मुहाज़ार आई। 1972 के आखिर तक ज़्यादातर बरतानवी मुल्क छोड़ चुके थे और 1974 के अवाइल में अमीन कामयाब हो गए। बरतानवी हाई कमीशन के 14 अरकान को निकालकर लंदन को अलग कर दिया। ग्रानट के बाद कंपाला में एक कस्म की नौआबादियाती निगरानी कमेटी के तौर पर कायम की गई। 1962 में आज़ादी। इसके बावजूद और मगरबी ममालिक की तरफ से अमीन की हुकूमत के खिलाफ आयद पाबंदियों में इजाफा, वहाँ भी बड़ी अजीब सूरत-ए-हाल थी जिसमें तैयारे बाकायदगी से उड़ रहे थे। लंदन के स्टेंस्टेड हवाई अड्डे पर लग्जरी यूरोपी सामान ले जाया जाता है। अमीन और दीगर के लिए सामान इनकी हुकूमत के सीनियर अरकान। नाम निहाद, विस्की, रन, किसी भी तिजारती पाबंदियों के बाहर काम करता था जिसका मकसद अमीन और इसके पैरोकारों पर लागू करें।
और ये उसी वक्त हो रहा था जब अमीन तेजी से लीबिया का रुख कर रहा था सोवियत यूनियन की मदद के लिए, जबकि इसके लिए जारी मगरबी हिमायत की भी मजम्मत की। जनूबी अफ्रीका में नस्ल-परस्ताना हुकूमत और इसके नतीजे में अपने दूसरे साबिक इत्तेहादी इसराइल की मजम्मत करना 1973 की अरब इसराइल जंग में इसकी शमूलियत का मगरिब के साथ ये सिफारती इख्तिलाफ 1975 में इस वक्त सामने आया जब अमीन की हुकूमत ने मेज़बानी की। कंपाला में अफ्रीकी इत्तेहाद की तंजीम का सरबराही इजलास जिसमें अमीन की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। सरबराही इजलास के चेयरमैन यहाँ इसने बुनियादी तौर पर कई बरतानवियों पर दबाव डाला कि वो इसे एक इस्तिकबालिया में ले गए। सरबराही इजलास जब इसने अवामी तौर पर बरतानवी सेक्रेटरी खारिजा जेम्स कालागन को शर्मिंदा किया, जो खास तौर पर अमीन से बरतानवियों की रिहाई के लिए शफाअत करने के लिए सिमट में आए थे। मुसन्निफ डेनिस हलस जिन्होंने अपनी एक हालिया किताब में दी वाइट पंपकन नामी अमीन का हवाला दिया था एक गम के जालिम के तौर पर कालगान ने ये मानकर छोड़ दिया कि अमीन के साथ ताउन की तमाम उम्मीदें खत्म हो गई हैं, लेकिन हलस, जो कालगान की मुदाखलत से कब्ल मौत की सजा सुनाई गई, युगंडा की हुकूमत ने इसे बख्श दिया। दरियासना अमीन ने खुद को सोवियत यूनियन के साथ जोड़ना जारी रखा। 1975 के आखिर तक हुकूमत को लाखों डॉलर की इक्तिसादी इमदाद मिल चुकी थी और मास्को से फौजी इमदाद, जबकि अमीन ने भी कई हजार भेजे थे। युगंडा के फौजी जदीद फौजी तरबियत हासिल करने के लिए मशरक़ी यूरोप पहुंच रहे हैं और इसके हिस्से के लिए सोवियत हुकूमत अमीन को जोग्राफियाई तौर पर पेश करने में दिलचस्पी रखती थी। कीनिया में बरतानवी असर व रसूख और तंजानिया में समझी जाने वाली चीनी शमूलियत। ये 1970 की दुहाई के वसत में भी था कि अमीन ने एक नीम फौजी दस्ते के साथ ताल्लुक़ इस्तवार किया। असकाट लीनर में एक तंजीम जो हाल ही में किताबों और यहाँ तक कि एक फिल्म का मौजू बन चुकी है। साल इस वक्त नौज़ाइदा सकाटिश नेशनल लिबरेशन आर्मी, एक फरनगी नीम फौजी ग्रुप सकाट लीनर में जिसने अपने आबाई मुल्क में निचली सतह की दहशत गर्दी की मुहिम शुरू की थी, जिसमें शामिल थे लेटर बम पोस्ट करते हुए अमीन से राबिता किया, जिसने वाज़े तौर पर मुल्क से अपनी महबत के बारे में सुना। अमीन ने बरतानिया से आज़ादी हासिल करने की ख्वाहिश के लिए कुछ हमदर्दी जाहिर की, यहाँ तक कि असकाट लीनर का बादशाह बनने की पेशकश करते हैं अगर इन्हें इसमें कदम रखने और किरदार अदा करने की ज़रूरत हो, एक तजवीज़ जो इसे बरतानिया से आज़ाद सकाट लीनर का पहला हुक्मरान बना देगी। तकरीबन 400 साल। ये अजीब व गरीब तजवीज़, जबकि अमीन की तेज़ी से बेनियाजी का एक दिलचस्प इशारा है। दिमाग की हालत युगंडा के आमर के तौर पर इनके दूर का महज एक फोटनोट था, इसके बाद के बावजूद एक किताब और फिल्म के नतीजे में बदनामी, जिसमें फॉरेस्ट व्हाइटेकर और जेम्स मैकआवाय ने अदाकारी की। जैसा कि ये सब कुछ बैनुल-अक़वामी सतह पर 1970 की दुहाई के वसत में हो रहा था, हुकूमत जारी रही घर में इसके जालिमाना तरीक़े। अमीन और इसके पैरोकार खुलेआम युगंडा के अंदर कुछ मजहबी और नस्ली गिरोहों की हिमायत कर रहे थे और दूसरों को सत्ताना। आमर के अपने नस्ली गिरोहों, शुमाली इलाकों के काकवास और नोबिस की हिमायत की गई, जबकि बगंडन, झील विक्टोरिया के करीब और कंपाला के आसपास जुनूब में गालिब नस्ली गिरोह भी शामिल थे। उसी तरह छोटी मुस्लिम अक़लियत को बहुत ज़्यादा तरजीह दी गई क्योंकि वो एक मजहब का इश्तिराक करते हैं। अमीन के साथ मिसाल के तौर पर 1970 की दुहाई के दूसरे नसिफ तक मुसलमानों ने उसी फीसद से ज़्यादा एला उर्दू पर कब्जा कर लिया था। फौज और हुकूमत के अंदर आबादी का महज 6% होने के बावजूद। ताहम रियासत ने कुछ दूसरे मजहबी गिरोहों पर मौसर तरीके से ज़ुल्म व सितम जारी रखा और नस्ली गिरोह, खास तौर पर शुमाल मशरक़ी और मशरक़ी के अचूली और लुंगी मुल्क के हिस्से 1970 की दुहाई के वसत तक इन गिरोहों से हज़ारों अफराद का सिलसिला जारी रहा। मारा जाए, तनज़्ज़ुली की जाए, हमला किया जाए, कैद किया जाए या इनकी ज़मीनों और घरों से बेघर किया जाए। और जबर की इस सतह को हासिल करने के लिए अमीन ने पहले से काबिल कद्र युगंडा को फैलाना जारी रखा। फौज इसे मौसर तरीके से अपने हामियों की फौजी अशराफिया में तब्दील कर रही है जिन्होंने हुकूमत की। मुल्क अमीन को इस ज़ल्म में रियासती तहक़ीक़ाती ब्यूरो के काम के ज़रिए सहूलत फराहम की गई, जो कि एक राज है। पुलिस की तंजीम जो इनके इक़्तिदार पर कब्जा करने के फ़ौरन बाद कायम की गई थी। इसका काम अगरचे 1970 की दुहाई के वसत से बड़ी हद तक रॉबर्ट या बॉब एस्टलस से वाबस्ता है।
एस्टेलस नौआबादियाती दूर की मीरास थी, एक बरतानवी फौजी और अहलकार जो लड़ा था। दूसरी जंग अजीम में और फिर अफ्रीका में सर्विस में दाखिल हुए। बिलाखिर वो 1949 में युगंडा पहुंच गए और अगले 13 साल वहां गुजारने के बाद इसने आज़ादी के बाद रहने का फैसला किया और रोबोटा की हुकूमत के लिए काम किया। अगरचे 1971 में अमीन के इक़्तिदार पर कब्जे के बाद इन्हें मुख्तसर अरसे के लिए कैद किया गया था, लेकिन आखिरकार वो डिक्टेटर के अच्छे इसानात में दाखिल हुए और रियासत के सरबराह के तौर पर मुकर्रर हुए। 1970 की दुहाई के वसत में रिसर्च ब्यूरो एस्टेलस के तहत ब्यूरो पर अमीन और हुकूमत के खिलाफ साजिशों का पर्दाफाश करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। हजारों अफराद के लापता होने के जिम्मेदार जो थे, मुख्तलिफ जुराइम का शुबा है। कंपाला और युगंडा के दीगर शहरों की गलियों में ये कोई गैर मामूली मंजर नहीं था। इन सालों में लोगों को गाड़ियों के टर्नअप में जबरदस्ती और भगा दिया गया, अक्सर कभी नहीं दोबारा देखा जाएगा। ऐसा लगता है कि अमीन ने एस्टेलस पर भरोसा किया है, क्योंकि वो दिन बदन बेहुदा और बेवकूफ होता चला गया। 1970 की दुहाई के वसत में इन चंद अफराद में से एक के तौर पर जिन्हें वो जानता था कि वो इसे मजूल करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अमीन का अपना तर्ज अमल और तर्ज जिंदगी 1970 की दुहाई में बदल रहा था, क्योंकि वो तेजी से गैर मुतवक्के होते गए। डिक्टेटर एक पॉलीगामिस्ट था जिसने 1960 और 1970 की दहाइयों में कम अज कम 6 ख़वातीन से शादी की। इसने इनमें से 3 को 1974 में तलाक दी, जिनमें से 2 पुरस्कार हालात में इंतकाल कर गए। इसके बाद के महीने फिर इसने एक 19 साला गो डांसर आयद करदा केवलाबा से 20 लाख में शादी की। 1975 के मौसम गर्मा में पाउंड की शादी, जिसमें फ़लस्तीनी रहनुमा यासिर अरफात ने अदाकारी की थी। इसके बेहतरीन आदमी के तौर पर मजमूई तौर पर इसने 50 के करीब बच्चों को और शायद बहुत से ज्यादा लोंडियों के जरिए पैदा किया। इनमें से बहुत से महलात और आलीशान मकानात में मुख्तलिफ तरीके से परवरिश पा रहे थे, जो अमीन बढ़ते चले गए। मुल्क भर में हासिल किया। दरियासना अमीन, जो कि कम उम्री में एथलेटिक थे और एक शौकीन खिलाड़ी थे, साइज में बड़ा जब वो अपने 50 की दुहाई में आबाद हुआ। वो अपने खिलाफ शुरू की जाने वाली साजिशों के बारे में बेहद पागल था, जो कि नाकाबिल जुबाज नहीं था। इसकी पोजीशन में एक फर्द के लिए तशवीश, लेकिन ये अक्सर झगड़ों तक फैल जाएगा, सरासर पागलपन। बाब एस्टेलस ने बाद में बयान किया कि हुकूमत के इन अरकान की तरफ से चलाया जा रहा है जिनका ख्याल है कि इसने बतौर काम किया अमीन पर एक एतदाल पसंद असर व रसूख जब वो कंट्रोल से बाहर थे। एक मसला जो लगता है कि इनकी शख्सियत और युगंडा के हुक्मरान के तौर पर इनके अमाल को मुतासिर करने वाला एक बड़ा अंसर बन गया है, वो ये था कि वो अपनी छोटी उम्र में और 1970 की दुहाई तक आतशक का शिकार हो गया था। हो सकता है कि जुज़वी डेमनशी में मुब्तला रहा हो, जिसके नतीजे में तरतीली आतशक है। ये शायद इसके कुछ मजीद अजीब व गरीब रवैये और कैनिबलिज्म के इल्ज़ामात की वजाहत करेगा, जो इसकी आमरीत के आखिरी सिरे तक इससे मुंसलिक हो गए। 1970 की दुहाई के अवाखिर में एक इसराइली डॉक्टर, जिसने कुछ अर्सा कबल युगंडा में खिदमत अंजाम दी थी, खलेआम इन्होंने कहा कि ये कोई राज नहीं है कि अमीन आतशक के एडवांस स्टेज में मुब्तला है, दिमाग को नुकसान पहुंचा है। शायद इसमें एक टेलीग्राम भी शामिल है जो अमीन ने सेक्रेटरी कर्ट वालडहीन को भेजा था। इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल ने जर्मनी के नाज़ी डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर के इक़दामात की तारीफ की और बज़ाहिर ये तजवीज़ किया कि होलोकॉस्ट लोगों को गैस से आग लगाना। पैगाम का लफ्ज़ तेज़ी से आलमी रहनुमाओं तक पहुंच गया और इसके बाद ये तेज़ी से वाज़े हो गया। ये अफ्रीका एक जुज़वी पागल आदमी के साथ मुआमला कर रहा था। दरियासना अमीन ने दूसरी जंग अजीम में जर्मन इक़दामात पर जो तारीफें की, इसने इसे नुकसान पहुंचाया। सोवियत यूनियन के साथ ताल्लुकात, इक़्तिसादी और अस्करी तौर पर इसके आखिरी हामियों में से एक। ये सब 1976 में सबसे ज़्यादा बदनाम ज़माना वाक़यात में शामिल हो गया था। अमीन और इसकी हुकूमत। इस मौसम गर्मा में जून 27 को एयर फ्रांस का एक तैयारा तल अबीब से जाते हुए हाई जैक कर लिया गया था। एथेंस के रास्ते पेरिस। इसे कंपाला के बाहर एंटेबे हवाई अड्डे की तरफ मोड़ दिया गया और ये जल्द ही बैनुल-अक़वामी के लिए वाज़े हो गया। मीडिया के मुताबिक अमीन फ़लस्तीनी दहशतगर्दों और मग़रिबी जर्मनी के अरकान के साथ इत्तिहाद में थे। शहरी गोरिल्ला तहरीक रेवोल्यूशनरी ज़ेलन, जिसने हाई जैकन को मुनज़्ज़म किया था,
इसके बाद के घंटों में गैर यहूदी मुसाफिरों को तैयारे से रहा कर दिया गया, और अब ये मुतालबात जारी किए गए कि दर्जनों फ़लस्तीनी सियासी कैदी इसराइल में कैद हैं। रहा किया जाए, वरना 1 जुलाई से अगवाकारों को फांसी देना शुरू हो जाएगी। यहूदी यरगमालियों। ताहम इसके बाद किया एक नाकाबिल यकीन रेस्क्यू ऑपरेशन था जब इसराइली कमांडोज वहां से उड़ गए। इसराइल युगंडा हमसाया मुल्क कीनिया में नैरोबी में यरगमालियों की रिहाई के लिए ईंधन भर रहा है। एंटेबे के हवाई अड्डे को इसराइली ठेकेदारों ने बरसों पहले बनाया था और इन्होंने सही तरतीब को जानता था। नतीजाता 4 जुलाई की रात को तकरीबन 100 इसराइली कमांडोज कामयाब हो गए। एक हैरत अंगेज हमले में उतरने के लिए तकरीबन हर एक यरगमाली को आज़ाद कराया, ज्यादातर को उड़ा दिया। युगंडा की फिजाइया के लड़ाका तैयारे जो एंटेबे में तैनात थे और दोबारा उड़ान भरे। युगंडा से बाहर एक मिशन में जो सिर्फ 90 मिनट तक जारी रहा। अमीन हैरान और गुस्से में था कि अगली सुबह जब वो बेदार हुआ तो क्या हुआ। एयर फरानस की परवाज को फ़लस्तीनियों के अगवा में सहूलत फराहम करने में अमीन का किरदार 1976 का मौसम गर्मा सिर्फ एक तेजी से आग लगाने वाली सरगर्मियों में से एक था जिसमें वो मसरूफ था। 1970 की दुहाई के दूसरे नसिफ में बैन अल-अक़वामी मरहला। ये बड़ी हद तक वाज़ेह था कि कीनिया की हुकूमत ने इसराइली मिशन को आज़ाद कराने में सहूलत फराहम की थी। एंटेबे में अपने शहरीन को नैरोबी में ईंधन भरने की इजाज़त देकर। बिलाशुबा कीनिया की हुकूमत अमीन के बढ़ते हुए नस्ल परस्ताना रवैये की वजह से मुखालिफ थी। इनकी तरफ 1902 में अंग्रेज़ों ने मगरबी कीनिया का एक बड़ा हिस्सा इसमें शामिल कर लिया था। युगंडा के मुहाफिजों की सरहदें ये वही ज़मीनें बराबर थीं। असल में कीनिया का हिस्सा बनने के लिए वापस आया जब इसे दिया गया आज़ादी, लेकिन 1970 की दुहाई के वसत में अमीन ने बड़े पैमाने पर बेबुनियाद दावा करना शुरू कर दिया कि ये मगरबी हिस्सा कीनिया दरहकीकत युगंडा की सरजमीन या अजीमतर युगंडा का हिस्सा था, और बिलाशुबा इसने नैरोबी में इसराइलियों को सहूलत फराहम करने की हुकूमत की हौसला अफजाई की होगी। जुलाई 1976 में रेस्क्यू मिशन। लेकिन इसके असरात एयर फरानस के वाक़या के बाद के हफ्तों में हुए, जैसे अमीन सैनिकों या शायद यहाँ तक कि हज़ारों नस्ली कीनिया के लोग जो युगंडा में रह रहे थे, में मारे गए। इंतकामी कार्रवाइयाँ 1970 की दुहाई के वसत में युगंडा भर के मजहबी रहनुमाओं में तशवीश बढ़ गई थी। युगंडा के ईसाइयों की तरफ हुकूमत के रवैये की तफरका अंगेज नौयत के बारे में इसकी मुस्लिम आबादी अमीन ने दानिस्ता तौर पर मुस्लिम आबादी के साथ ताउन किया था और कुछ ईसाई गिरजाघरों पर जुल्म किया था। चर्च ऑफ युगंडा के आर्च बिशप जानानी लोवम ने खास तौर पर इसके बारे में आवाज़ उठाई थी। मजहबी कशीदगी को ठंडा करने की ज़रूरत है, और 1976 के आखिर में इन्होंने एंग्लिकन की एक कॉन्फ्रेंस की सदारत की, कैथोलिक और मुस्लिम रहनुमा। इस मीटिंग में एक मुआहदा तय पाया, जिसमें शामिल तमाम अफराद आगे बढ़कर काम करेंगे मुल्क के अंदर मजहबी तकसीम को कम करने के लिए। लेकिन जब अमीन, जिसकी खबर नहीं थी, इज्तिमा को पहले ही इसका इल्म हुआ तो इसने लोवम को मनगढ़ंत इल्जामात में गिरफ्तार कर लिया, मुसल्लह बगावत की मंसूबा बंदी करने का। फिर 17 फरवरी 1977 को बैन अल-अक़वामी के सामने लोवम की मौसर तरीके से परेड की गई। मीडिया अगले दिन अमीन की हुकूमत की तरफ से एक बयान जारी किया गया कि आर्च बिशप रह चुके हैं एक कार हादसे में हलाक। फिर भी किसी को धोखा नहीं दिया गया, और तब से रिपोर्टर्स बताती हैं कि अमीन ने लोवम को भी गोली मार दी। आर्च बिशप को बाद में एक शहीद के तौर पर सराहा गया, और इस बात की मजीद अलामत कि अमीन कितना खैर मुस्तहकम था और इसकी हुकूमत किस कदर अलग थलग हो चुकी थी। जब इसके फौरन बाद दौलत मुश्तरका ममालिक के सरबराहान के इजलास में इन्हें मदऊ नहीं किया गया। लोवम और दीगर मजहबी रहनुमाओं के इक़दामात इस बात की निशानदही कर रहे थे कि बुजुर्ग किस अंदाज में युगंडा की शख्सियत अमीन की हुकूमत की तेजी से मुखालफत कर रही थी। ये इनकी हुकूमत की सफ़ों तक फैल गया। पहले ही 1975 में अमीन के वजीर खजाना इमानुएल बिल्यू बखुया मुनहरिफ होकर बरतानिया चले गए थे। लंदन के दौरे पर थे, लेकिन इससे भी ज्यादा नुकसानदा वजीर सेहत का इन्हिराफ था, हेनरी कैम्बा। 1977 में कैम्बा ने फौरी तौर पर अंदर से अमीन हुकूमत का एक अकाउंट लिखा और शाये किया। ये खून की हालत के तौर पर अमीन की बर्बरियत और खूनरेजी का एक छलकता हुआ फर्द जुर्म है।
ताहम जबकि अमीन और इसकी हुकूमत के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी की नफरत ने शदीद रुकावटें खड़ी कीं। अमीन की युगंडा पर हुकूमत करने की सलाहियत इसे इक़्तिदार से नहीं हटा सकती। जब तक अमीन ने मुल्क के अंदर फौज और हुकूमत पर सख्त कंट्रोल बरकरार रखा वो खुद अपनी पोजीशन में महफूज था, लेकिन ये तेजी से मामला नहीं था। 1977 के आखिर तक युगंडा की फौज के अंदर बाकी रहने वालों के दरमियान तकसीम पैदा हो गई। अमीन और नायब सदर जनरल मुस्तफ़ी आदरीसी की हिमायत करने वालों के साथ साबिक़ कदमी से वफादार इस दीवाने पर जो अब अमीन लग रहा था, ये आदरीसी की बढ़ती हुई ताकत के बारे में आगाही और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश में था। अपना इख्तियार के अमीन 1978 में एक मुहलिक तसादुम में दाखिल होगा जिससे जन्म लेगा। इसकी हुकूमत का खात्मा कई सालों से अमीन के युगंडा और तंजानिया के जुनूब में ताल्लुकात कशीदा थे, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात दुश्मनी भी। यहीं पर मर्टन ओबोटा ने 1971 में जलावतनी में खुद को कायम किया था और यहीं से 1972 के मौसम ख़ज़ां में इनके कुछ हामियों ने युगंडा पर हमला आवर हमला शुरू किया था, और अब 1970 की दुहाई के आखिर में ये अमीन की आखिरी मजूली का ज़रिया बन गया। 1978 के मौसम ख़ज़ां के आखिर में आदरीसी के वफादार फौजियों ने जनूबी युगंडा में बगावत की थी। तंजानिया की सरहद जब यहाँ कुछ लड़ाई हुई तो अमीन ने मन्नी को मौसर तरीके से एक में बदलने के लिए मुंतखब किया। तंजानिया के साथ जंग जो युगंडा के अंदर इसकी हिमायत को बढ़ा देगी और इसे इजाज़त देगी मुल्क पर अपने कंट्रोल को मजबूत करें। ये फैसला शायद आधे दिल से किया गया हो जब इसे एहसास हुआ कि इसने कुछ पर अपना कंट्रोल खो दिया है। जनूबी सरहद पर फौज के अनासिर और वो तंजानिया की सरजमीन में दरानंदाजी का सेहरा लेना चाहता था। किसी भी सूरत में युगंडा तंजानिया जंग के इब्तिदाई मराहिल अमीन के लिए अच्छे थे। इब्तिदाई मौसम सरमा में युगंडा की फौजी बड़ी तादाद में शुमाली तंजानिया में दाखिल हुईं और इस इलाके पर इस तरह कब्जा किया कि 1978 के इख्तिताम पर अमीन ऐलान किया कि इसका इरादा शुमाली तंजानिया के इलाके कागीरा को ज़म करने का है। ताहम 1979 में हालात बहुत तेजी से बदल जाएंगे। जनवरी 1979 में तंजानिया के सदर जूलियस नेरीरे ने तंजानिया के अवाम को मुतहर्रिक करना शुरू किया। दिफाई फोर्स जिसका मकसद अमीन की फौजों के खिलाफ शुमाल की तरफ हमला करना है। इनके साथ युगंडा के एक बड़े दस्ते ने शमूलियत इख्तियार की जो अमीन हुकूमत के मुखालिफ थे और जो तंजानिया में जलावतनी की जिंदगी गुजार रहे थे। जैसे ही वो शुमाल की तरफ बढ़े अमीन की फौजी जगह जगह गिरने लगीं और शिकस्त खानी शुरू हो गईं। दूसरों में कुछ यूनिट्स मगरिबी सरहद से कांगो में भाग गए। आहिस्ता आहिस्ता मास्टर ऑफ आर्ट्स बड़े पैमाने पर वापस कंपाला की तरफ मजबूर किया गया था क्योंकि मौसम सरमा ने मौसम बहार का रास्ता दिया था। 1979 अमीन अब शिद्दत से गैर मुल्की इमदाद के ख़्वाहां थे लेकिन सऊदी अरब से अपील करने के बावजूद और सदाम हसीन का इराक इसे लीबिया में क़ज़ाफ़ी की तरफ से कम हिमायत मिली और फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जंग की फैसला किन मसरूफियत आखिरकार लौकाया की जंग जुनूब मगरिब में वाक़या हुई। कंपाला का 10 और मार्च 11 को यहाँ 2000 युगंडा के फौजियों और 1000 लिबियाइयों की एक फोर्स जिसको 18 टैंकों की मदद हासिल थी को ज़ेर कर लिया गया। एक मुश्तरका तंजानिया और युगंडा की जलावतन फौज के जरिए जिसके पास टैनिक की मदद बहुत कम थी लेकिन दूर तक आला पियादा तादाद। शिकस्त के बाद के घंटों में और जैसे ही इसकी खबर कंपाला में पहुंची बहुत से लोगों ने जोर दिया अमीन सूरत हाल को कबूल करें और युगंडा के रहनुमा के उहदे से दस्तबरदार हो जाएं। कंपाला में अमीन आखिर तक डटे रहे, यहाँ तक कि जब तंजानिया और युगंडा के जलावतन फौजी साहिल पर वाक़या एंटबी हवाई अड्डे पर बंद हो गए। दारुल हुकूमत के जुनूब मगरिब में झील विक्टोरिया के पास इसने पीछे हटने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि इसे बरतरफ कर दिया। मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ यूसुफ गोवन ताहम हामियों और जंगजुओं की कम होती तादाद के साथ दारुल हुकूमत पर बंदिश है। खुद वो बिलाखिर 11 अप्रैल 1979 को कंपाला से हेलीकॉप्टर के जरिए फरार हो गया। तारीख जिसे आमतौर पर युगंडा में एदी अमीन की हुकूमत के खात्मे के तौर पर देखा जाता है। फिर भी उमन के बाद के महीनों में युगंडा में फौरी तौर पर वापस नहीं आया। मुख्तलिफ मफाद परस्त गिरोहों से मिलकर एक ढीली सिविलियन हुकूमत कायम की गई लेकिन ऐसा ना हो सका।
मौसर तरीके से काम करते ही संजीदगी से तकसीम किया गया था और आखिर में एक नई फौजी बगावत हुई मई 1980 में। ये मुख्तसर मुद्दत में एक फौजी हुकूमत की क़यादत करेगा, लेकिन 1971 में अमीन के बरअक्स अबूरी फौजी गवर्नर पाओलो मोवनगा ने 1980 के आखिर तक इंतखाबात और सिविलियन हुकूमत में मुंतकली की राह हमवार की। इनमें मर्टन ओबोटा के अलावा किसी और को युगंडा के नए सदर के तौर पर वापस नहीं किया गया। ताहम 1980 के इंतखाबात में मर्टन ओबोटा की इक़्तिदार में वापसी बिला मुकाबला नहीं हुई। बहुत से गिरोहों का ख्याल था शायद कोई खातिर ख्वाह जुबाज के बगैर के इंतखाबात में ओबोटा की युगंडा पीपल्स कांग्रेस के हक में धांधली की गई थी। नतीजे के तौर पर जैसे ही ओबोटा ने सदर की हैसियत से नई मुद्दत के लिए उहदा संभाला, इनके दरमियान गोरीला जंग हुई। इसकी हुकूमत और वो लोग जो इसके कानूनी हैसियत को तस्लीम नहीं करते थे युगंडा में शुरू हो रहे थे। ओबोटा की हुकूमत के दरमियान नाम निहाद युगंडा बुश की जंग 5 साल से ज्यादा जारी रहेगी और गोरिलों की क़यादत यूरी मोसेविनी कर रहे थे। बिलाखिर जैसा कि मुसेविनी और इसके पैरोकारों को बालादस्ती हासिल हुई, ओबोट युगंडा से फरार हो गए। 1985 में फिर जनवरी 1986 में गोरिला जनगजू कंपाला और मोसेविनी में दाखिल हुए, जिन्होंने पहले 1971 में तंजानिया वापस भागकर 20 साल के नौजवान के तौर पर नए सदर बन गए। युगंडा के कंपाला में मोसेविनी और इसके कौमी मुजाहमती तहरीक का इक़्तिदार में आना कोई नई बात नहीं थी। युगंडा के लिए सबा मुसेविनी ने कभी भी उहदा नहीं छोड़ा और वो दुनिया के सबसे तवील अरसे तक खिदमत अंजाम देने वाले सरबराहों में से एक हैं। रियासत हाल ही में जनवरी 2021 में दोबारा मुंतखब हुई है और युगंडा की सियासत तब से ही इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और ज़ुल्म व सितम की वजह से परेशान है। अक़लियतों की ये युगंडा बुश जंग अगरचे 1980 की दुहाई में खेली गई थी और इसमें ऐदी शामिल नहीं था। अमीन वो जिस खुनरेज़ी का जिम्मेदार था वो बड़ी हद तक 1970 की दुहाई तक महदूद था। इस बात का दरअसल अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि अमीन की हुकूमत असल में कितनी अमवात के लिए जिम्मेदार थी। युगंडा की आबादी की गैर मुतय्यन सतह का नतीजा वक्त मर्दम शुमारी और दीगर शुमारियत से होने वाली अमवात की तादाद का अंदाज़ा लगाना मुश्किल बनाता है। आदाद व शुमार और ये हकीकत भी कि इनकी फितरत के मुताबिक कत्ल और गुमशुदगियां 10,000 लोगों की जानों का दावा सरकारी तौर पर रिकॉर्ड नहीं किया गया। इसके अलावा अक्सर ये फैसला करना मुश्किल होता है कि क्या शुमार किया जाए। मिसाल के तौर पर इन बरसों के दौरान हुकूमत के नतीजे में नहीं बल्कि युगंडा में हज़ारों अफराद हलाक हुए। हिदायत लेकिन बिलवासिता तौर पर अमीन की एक फौजी रियासत की तश्कील के नतीजे में जिसमें सीनियर फौज के अरकान मुआफ़ी के साथ लोगों को कत्ल कर सकते हैं। यकसुन तौर पर मईशत की खराबी ने हलाकतों की तादाद में इजाफा किया, लेकिन फिर बिलवासिता तरीकों से। ताहम इन हुदूद को एक तरफ रखते हुए ये आज आमतौर पर कबूल किया जाता है एमएनएसटी के दमों की बुनियाद पर बैनुल-अक़वामी कि अमीन की हुकूमत ने 1971 और 1979 के दरमियान कम अज़ कम 3 लाख अफराद को हलाक किया, अगरचे मरदम शुमारी के रिकॉर्ड से कुछ शवाहिद आबादी के दरमियान कहीं कमी की निशानदही करते हैं। 4,20,000 और 8 लाख अगरचे एक दरअसल तादाद व शुमार मुमकिन नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अमीन की हुकूमत है ने 1970 की दुहाई में युगंडा के लोगों के लिए बेपनाह मुश्किलात पैदा की और ये एक था सबसे सफ़ाक आमरीयतों में से बर्रे-ए-आज़म ने इस अरसे के दौरान देखा। कंपाला से परवाज़ के बाद अमीन ने फौरी तौर पर युगंडा से नहीं निकला। कुछ हफ्तों तक वो मुल्क के मशरिक में बड़े पैमाने पर था और यहाँ तक कि कायम होने की कोशिश की। एक अपोजिशन हुकूमत जिसका दारुल हुकूमत विक्टोरिया झील पर जंजा शहर में है। अगरचे इसने जल्द ही हकीकत का सामना किया और मुल्क को मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया। सबसे पहले लीबिया का रुख किया जहां इसके पुराने इत्तेहादी क़ज़ाफ़ी ने इसे आर्ज़ी पनाह दी। ताहम 1980 में इसने सरबराही की। मज़ीद मशरक़ में और सऊदी अरब के जदा में आबाद हुए जहां वो हुकूमत की तरफ से सरकारी पनाहगाह दी गई। वहां पहुंचने के फ़ौरन बाद इसने अपना पहला पोस्टर रोल इंटरव्यू दिया जिसमें इसने दिफा किया युगंडा के हुक्मरान की हैसियत से इसका दूर हुकूमत और दावा किया कि इसके वतन में बहुत से लोग इसके बनने की ख्वाहिश रखते थे। इक़्तिदार में बहाल इस तरह के दमों के बावजूद अमीन कभी इक़्तिदार में वापस नहीं आएंगे और ना ही कोई मज़ीद अहम किरदार अदा करेंगे।
सियासी जिंदगी में अगरचे इसने 1989 में युगंडा वापस आने की कोशिश की जब वो जायर के लिए उड़ गए, जहां एक बड़ी जंग छिड़ गई थी जिसके मुज़मिरात के साथ कई पड़ोसी ममालिक भी शामिल थे। युगंडा यहाँ अमीन ने इस आर्जे को मदद की बुनियाद बनाने के एक जरिया के तौर पर इस्तेमाल करने की उम्मीद की थी। युगंडा में इसकी वापसी, जो 1980 की दुहाई के आखिर में खुद ही ताज़ा खराबी में डूब गया था, ये एक नाकाम मिशन था और महीनों के अंदर अमीन वापस सऊदी अरब आ गया, जहां एक हिचकिचाहट थी। सऊदी हुकूमत को अमेरिका और दीगर ने अमीन वापस कबूल करने पर मजबूर किया था। अमीन ने दोबारा मुदाखलत की कोशिश किए बगैर अपनी बाकी जिंदगी सऊदी अरब में गुजारी। युगंडा में इन्हें सख्ती से तंबीह भी की गई थी कि वो टेलीविजन पर अनट्रूयू नादी या प्रेस से बात ना करें, और वो जदा में अपने वला के निस्बतन करीब रहा। इसके बाद के सालों में एक साइकिल शामिल था, खेलों की तकरीबात, जम सेशंस और मसाज पार्लर्स, जबकि वो अक्सर अपना लेते हुए देखा जाता था। रेंज रोवर या शेवरलेट कैपराइज शॉपिंग टर्पस और हवाई अड्डे के दौरों के लिए बाहर हैं, जहां अमीन कस्टम के जरिए बाकायदगी से युगंडा से सामान के पार्सल साफ करने पड़ते थे। स्टेंस्ट एयरपोर्ट से विस्की रन पर लग्जरी सामान से भरे हवाई जहाज 1970 की दुहाई में कंपाला को कासावा और दीगर मशरकी अफ्रीकी के पार्सलों ने कामयाब किया था। 1990 की दुहाई में जदा पहुंचने वाले खाने। दिलचस्प बात यह है कि अमीन के खिलाफ किसी भी बैनुल-अक़वामी अदालत में मुकदमा चलाने के लिए सिर्फ महदूद कालीन थी। इन सालों के दौरान अपने जंगी जुराइम के लिए आखिरकार 2003 के मौसम गर्मा में, जब वो या तो इसी साल का था या इसके बहुत करीब था, इनके अहल खाना ने बताया कि साबिक डिक्टेटर जदा के एक अस्पताल में कोमा में थे। गुर्दे की नाकामी के बारे में इसके अहल खाना की जानिब से इसे युगंडा वापस जाने की इजाज़त देने की दरख्वास्त का जवाब मिला कि अगर इसने युगंडा में कदम रखा तो इस पर मुकदमा चलाया जाएगा। यूं हुआ कि जब 16 अगस्त 2003 को अमीन की लाइफ सपोर्ट बंद कर दी गई, इनका इंतकाल जदा में हुआ और इन्हें सऊदी अरब के दारुल हुकूमत में एक बड़ी खैर वजाहती कब्र में दफन किया गया। इसमें कोई शक नहीं कि एदी अमीन एक सफ़ाक आमर था। इनकी हुकूमत ने अपने आगाज से ही वसी सियासी जबर मुतरफ कराया और युगंडा के अंदर मजहबी और नस्ली तकसीम को अपने लोगों को तकसीम करने के तरीके के तौर पर बढ़ा दिया, और इन पर हुकूमत करना, बजाय इसके कि युगंडा के मुआशरे के मुख्तलिफ गिरोहों को मुत्तहिद करने की कोशिश की जाए ताकि आज़ादी के बाद के दौर में एक मजबूत युगंडा बनाया जा सके। एक तेजी से गैर मुस्तहकम फर्द की सरबराही में, वो जो मुमकिना तौर पर आतशक से मुतासिरा डेमनशी की एक कस्म में मुब्तला था, और जो हमेशा से गैर अखलाकी, हद से ज्यादा मुतशद्दिद रहा था। इनफिरादी तौर पर, हुकूमत ने 1970 की दुहाई में अपने अवाम के बड़े हिस्से पर जुल्म किया। ये वाज़े नहीं है कि हुकूमत कितनी अमवात के लिए बरा रासत जिम्मेदार थी, लेकिन ये मुहतात अंदाजे के मुताबिक कम अज कम 3 लाख लोग तजवीज़ करेंगे, जबकि मईशत के बारे में गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। मजीद लाखों मजीद गरीब। फिर जैसा कि इसकी इंतजामिया तेजी से गैर मकबूल होती गई, यहाँ तक कि अमीन ग्रुपों ने भी अपने इत्तेहादियों के तौर पर वाज़े तौर पर काशत करने की कोशिश की थी। आमर ने शुरू करने की कोशिश की युगंडा के पड़ोसियों के साथ इलाकाई जंगी ताकि इसकी हिमायत को घर वापस हासिल किया जा सके। ताहम इस पॉलिसी ने अल्टा फायर किया और 1978 में तंजानिया के साथ जंग जल्द ही अमीन होने का बाइस बनी। अगले साल मजूल और जलावतन कर दिया गया, जिससे अफ्रीका में से एक के 8 साला दूर हुकूमत का खात्मा हो गया। मजीद सफ़ाक आमर फिर भी अमीन का इक़्तिदार पर चढ़ना और जिस अंदाज में ये हुआ वो भी हैरानकुन है। 1950 और 1960 की दहाइयों में अफ्रीका की डीकॉलोनाइजेशन की नाकामियों की याद दहानी। अमीन को अंग्रेज़ों ने तरबियत दी थी और वो किंग्स अफ्रीकन राइफल्स में इक़्तिदार में आए थे। जब वो युगंडा में मुल्क के मौका पर शहरियों पर बड़े मजालिम का जिम्मेदार था, आज़ादी के लिए फैसला किया गया कि इसका कोर्ट मार्शल करने से गुरेज किया जाए और तकरीब को कालीन के नीचे बुरुश किया जाए, क्योंकि इस वक्त इस पर मुकदमा चलाना सियासी तौर पर होशियार नहीं समझा जाता था। अगर वो होते तो शायद इनकी हुकूमत से बचा जा सकता था। बाद में बरतानवी और इसराइली हुकूमतों ने अपने जोग्राफियाई सियासी मफादात की वजह से 1971 में मर्टन ओबोटे से इक़्तिदार छीनने में इनकी हिमायत की।
तंगसैलफ सरोंग खदशात जैसे कि सिर्फ जंग के दोनों तरफ के ममालिक ने देखा हमसाया ममालिक में अमीन और जोसेफ मोबूतो जैसे आमरों के उरूज और बहाली में सहूलत फराहम करना कांगो या ज़ाहिर अफ्रीका में आज़ादी के बाद के पूरे दूर में। और फिर भी वो लोग जिन्होंने 1971 में अमीन के उरूज में सहूलत फराहम की थी वो नहीं जान सकते कि इसके नतीजे में क्या होगा। 1971 और 1979 के दरमियान एक बढ़ता हुआ डिक्टेटर और इसके पैरोकार जिम्मेदार थे। लाखों युगंडा के लोगों को हलाक करने, बहुत से लोगों को बेघर करने और गैर मुस्तहकम करने के लिए पूरा मशरक़ी अफ्रीकी इलाका। इस सब का अफसोस ये है कि गिर जाना इक़्तिदार 1979 में अमीन आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने के काबिल थे। जलावतनी में और कभी भी बैनुल-अक़वामी अदालत में फ़र्द जुर्म आयद नहीं की गई। ऐदी अमीन के बारे में क्या ख्याल है? क्या वो जाबराना हुकूमतों के दूर में बर्रे-अज़म के आमरों में सबसे ज़्यादा शैतान था, जिसने 1960 और 1970 की दुहाई में आज़ादी के बाद किया? बरा करम हमें तबसरा के सेक्शन में बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।